एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया, जहां नए एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और सी पोर्ट्स बनाने का वादा किया गया, जहां फ्यूचर के दुबई और सिंगापुर बनाने के ख्वाब दिखाए गए। पर आज इन्हीं मुल्कों में ये मेगा प्रोजेक्ट्स अधूरे और सपने टूटे हुए दिखाई देते हैं। कुछ कर्जों के बोझ तले तो कुछ खंडरात का मंजर पेश करते हैं। ये था चाइना का सबसे बड़ा ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट, जिसे नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक वक्त था जब सब इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहते थे, लेकिन आज इसे जियोपॉलिटिकल डिजास्टर कहा जाता है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब मुल्कों को हुआ जिन्हें इसके सुहाने सपने दिखाए गए थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज चाइना जैसी सुपर पावर पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। नाजरीन, 2013 में जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी शॉर्ट में BRI का ऐलान किया, तो इसे सदी का सबसे बड़ा प्लान कहा गया। इसका मकसद था एक सिल्क रोड बनाना, जिसमें रेलवे लाइंस, हाईवेज और पोर्ट्स के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ा जा सकेगा। चाइना का मिशन था उन गरीब मुल्कों को डेवलपमेंट की राह पर लाना और चाइना को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश करना। चाइना के इस विजन ने दुनिया को चौंका दिया। 140 से ज्यादा मुल्कों ने इस प्लान में इंटरेस्ट जाहिर किया और कई गरीब मुल्कों ने तो फौरन चाइना से कर्जे लेना शुरू कर दिए। देखते ही देखते चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर $1.2 ट्रिलियन लगा दिए। पर यह पैसा चाइना ने उन मुल्कों को लोन की फॉर्म में दिया जिन्हें वेस्टर्न बैंक्स या IMF ने खतरनाक समझकर कर्जा देने से मना कर दिया था। पर जल्द ही BRI की असलियत सामने आने लगी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि चाइना का एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा था। असल में चाइना के पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी इनके पास सालाना लाखों इंजीनियर्स निकल रहे थे, पर इनको चाइना में जॉब्स पर एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तभी चाइना ने इनको एक्सपोर्ट करने और अपनी जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ाने का मंसूबा बनाया। प्लान ये था कि गरीब मुल्कों को BRI के प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जा दिया जाएगा और उन प्रोजेक्ट्स पर अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को लगाकर अपने लोगों को फायदा दिया जाएगा। BRI का सबसे बड़ा मसला डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, यानी चाइना ने गरीब मुल्कों को इतने लोन्स दिए कि वो उसे कभी वापस ना कर सकें और इसके बदले में वो अपनी जमीन या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के हवाले करने पर मजबूर हो जाएं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है श्रीलंका। श्रीलंका के लीडर्स को सपने दिखाए गए कि अगर वो इंडियन ओशन पर एक नया पोर्ट बनाएंगे तो वो दुबई की तरह एक रीजनल ट्रेड हब बना सकते हैं। श्रीलंका का मसला ये था कि उनके पास कोलंबो पोर्ट पहले से मौजूद था, लेकिन वो एक ट्रांसशिपमेंट हब था जहां बड़े वेसल से कंटेनर्स छोटी शिप्स में ट्रांसफर होते थे। चाइना ने श्रीलंका को मलाका स्ट्रेट से सुइस कैनाल तक के मसरूफ शिपिंग रूट पर एक नया गहरा पोर्ट बनाने का लालच दिया, जिसका नाम होगा हेम्बनतोटा पोर्ट। अब जब श्रीलंका ने चाइना से $1.3 बिलियन का लोन लेने का फैसला किया, तो चाइना ने एक एक करके अपनी शर्तें सामने रख दी। शर्त ये थी कि इस पोर्ट को सिर्फ चाइनीज फर्म्स ही कंस्ट्रक्ट करेंगी। लोन्स पर इंटरेस्ट तो कम था, लेकिन अगर लोन वापस ना हुआ तो चाइना के पास पावर थी उस प्रोजेक्ट पर कब्जा करने की। खैर, कंस्ट्रक्शन तो हो गई, लेकिन हम्बनतोटा पोर्ट कभी चल ना सका। फिजिबिलिटी स्टडीज ने दिखाया कि असल में यहाँ पोर्ट की जरूरत ही नहीं थी और हालात ये थे कि पूरे साल में यहाँ सिर्फ 30 से 40 शिप्स ने स्टॉप ओवर किया था। अब जब पोर्ट ही नहीं चल रहा था तो लोन की अदायगी भी एक मसला बन गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि 2017 में एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को 99 ईयर्स के लिए पोर्ट चाइनीज कंपनी को देना पड़ गया। अब उस पोर्ट का पूरा रेवेन्यू सिर्फ चाइना के पास जाता है और श्रीलंका ने एक तरह से अपनी सॉवरेनिटी का एक हिस्सा खो दिया। पर इस जाल में फंसने वाला श्रीलंका अकेला नहीं था। अफ्रीका का छोटा मुल्क ज़ैम्बिया, जो सिर्फ कॉपर एक्सपोर्ट्स पर जिंदा है, वो भी इस जाल में फंस चुका है।
वहां के लीडर्स ने इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने का सपना देखा और चाइनीज लोन्स की मदद से कई प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। उन्हें ये नैरेटिव दिया गया कि IMF और वेस्टर्न कंट्रीज के लोन्स की शर्तें बहुत टफ होती हैं, लेकिन उन्होंने चाइनीज लोन्स की शर्तों की डाउन साइड पर कभी गौर ही नहीं किया। वो शर्तें जो कहती थीं अगर लोन वापस नहीं किया तो चाइना उनके एसेट्स पर कब्जा कर लेगा, पर इन सपनों की कीमत बहुत बड़ी थी। 2020 तक ज़ाम्बिया के टोटल कर्जों का 43% हिस्सा अकेले चाइना के पास था और नवंबर 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ट्रेड और टूरिज्म खत्म हो गए और कॉपर की डिमांड कम हो गई तो ज़ाम्बिया डिफॉल्ट कर गया। BRI ने कई ऐसे मंसूबे भी बनाए जो किसी काम के ही नहीं थे। इन्हें व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, यानी वो प्रोजेक्ट्स जो दिखने में तो बड़े और आलीशान लगते हैं लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं होता। मॉन्टेनीग्रो यूरोप का एक छोटा मुल्क है जिसने 2014 में चाइना से $1 बिलियन का कर्जा ले लिया। इस कर्जे का मकसद बार बोलयारे हाईवे बनाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग इतनी खराब थी कि पहाड़ों की कटाई करके हाईवे तो बनना शुरू हुआ, लेकिन इस छोटे से सेक्शन में ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब यहाँ सिर्फ 41 किलोमीटर का रोड है जो किसी मंजिल तक नहीं जाता। इस छोटे से हिस्से पर इतने ज्यादा पैसे खर्च किए गए कि मुल्क की पूरी इकोनॉमी हिल गई। अब मॉन्टेनीग्रो का कर्जा उनकी GDP के 80% से भी ज्यादा हो गया है और उन्हें IMF और यूरोपियन यूनियन से मदद मांगनी पड़ रही है। श्रीलंका ने हेम्बनतोता पोर्ट के पास एक एयरपोर्ट भी बनाया ताकि आसपास कोई डेवलपमेंट हो सके। मताला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट $200 मिलियन की लागत से तैयार हुआ और ये पैसे भी चाइना से ही लोन की फॉर्म में लिए गए थे, लेकिन ना एयरलाइंस ने इंटरेस्ट लिया और ना ही पैसेंजर्स आए। आज हालत यह है कि इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ फ्लाइट्स बहुत कम होती हैं। यहाँ तक कि कभी कभार यहाँ के रनवे पर हाथी और जानवर घूमते नजर आते हैं। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर इक्वाडोर नामी एक छोटा सा मुल्क है और ये भी BRI की चुंगल में फंस चुका है। उन्होंने अपने एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए चाइना के साथ मिलकर $2.6 बिलियन का कोका कोडो सिंक्लेयर नामी डैम बनवाया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इग्नोर किए और बाद में सामने आया कि ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर काम चलाया गया। नतीजा ये हुआ कि आज डैम की दीवारों पर 17,000 से ज्यादा क्रैक्स मौजूद हैं। आज ये प्रोजेक्ट किसी भी वक्त कोलैप्स करने के खतरे में है, जो सिर्फ एक इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन और एनवायरमेंटल क्राइसिस भी बन सकता है। उसके बाद आई पाकिस्तान की बारी। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान के लिए $60 बिलियन का मंसूबा था। पाकिस्तान ने CPEC से उम्मीद रखी थी कि बिजली, जॉब्स और तरक्की मिलेगी, लेकिन ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिले या फेल हो गए। ग्वादर के लोगों ने पानी, बिजली और चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किए। जॉब्स के वादे पूरे नहीं हुए और पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ता चला गया। अब हालत ये है कि ग्वादर पोर्ट पहले पाकिस्तान की अथॉरिटी के पास था, अब वो चाइना के पास है। इसके रेवेन्यू का 91% हिस्सा चाइनीज लेके जाते हैं, जबकि सिर्फ बचा हुआ 9% पाकिस्तान के हिस्से में आता है। BRI को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब G7 का वाहिद मुल्क इटली, जो इसमें शामिल हुआ था, उसने इससे बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। चाइना ने इटली को डायरेक्ट कैश लोन नहीं दिया था, बल्कि MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे, जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट और ट्रेड डील्स का वादा हुआ था, लेकिन ज्यादा प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज नहीं हुए और इटली को इकोनॉमिकली फायदा बहुत कम मिला। इसीलिए इटली ने बाद में इसे बिग मिस्टेक का नाम दिया और BRI से निकल गया। इटली के अलावा मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुल्कों ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कुछ प्रोजेक्ट्स को या तो मंसूख कर दिया या फिर उनकी शर्तों को दोबारा तय किया।
इस नाकामी को देखते हुए अमेरिका और यूरोप ने भी अपने ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और यूरोप का ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम। ये मंसूबे ट्रांसपेरेंट और लो इंटरेस्ट लोन्स का वादा करते हैं ताकि चाइना के डेट ट्रैप से बचा जा सके। लेकिन इसके नतीजे में चाइना और रशिया के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाद खुद को अलग थलग महसूस किया तो उसने BRI के जरिए चाइना से करीब होने की कोशिश की। इससे एक नया जियोपॉलिटिकल एक्सिस बन रहा है जो अमेरिकन डोमिनेंस के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। 10 साल और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी फेलियर माना जा रहा है। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि BRI कभी भी डेवलपमेंट के लिए था ही नहीं, बल्कि चाइना के अपने मफाद के लिए था। चाइना अपनी एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को एक्सपोर्ट करना चाहता था, रॉ मटेरियल्स तक पहुंच हासिल करना चाहता था और अपनी जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ाना चाहता था। साथ ही चाइना ने जितने भी लोन्स दिए ज्यादातर वो चाइनीज युआन में थे, क्योंकि चाइना अपनी करेंसी को भी प्रमोट करना चाहता था। आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक नए मोड़ पर खड़ा है। चाइना इसे BRI 2.0 के तौर पर दोबारा से रीब्रांड कर रहा है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन दुनिया अब पहले की तरह सिर्फ वादों पर यकीन करने को तैयार नहीं। अब मुल्क उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कबूल करेंगे जो असल इकोनॉमिक फायदा दे सकें, ना कि सिर्फ कर्जों का बोझ बढ़ाएं। सवाल यह है कि BRI से जहां दूसरे मुल्कों को इतना नुकसान हुआ, क्या चाइना को इससे कोई फायदा हुआ या नहीं? असल में चाइना जो चाहता था ठीक वैसा नहीं हो पाया। चाइना चाहता था दुनिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना, पर उल्टा BRI की वजह से उस पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का लेबल लग गया। BRI की वजह से चाइना की खुद की इकोनॉमी स्लो हो गई। अरबों खरबों डॉलर्स के लोन वापस लेने और जिन प्रोजेक्ट्स पर कब्जा किया उनको चलाने की लायबिलिटी भी चाइना पर आ चुकी है। दूसरी तरफ चाइना ने BRI के जरिए दुनिया भर में 100 से ज्यादा पोर्ट्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक ले लिया है, जो चाइना की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद है। अगर BRI का पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो गया तो ये एशिया से यूरोप तक का सबसे लंबा रोड रेल सी कनेक्शन होगा, जिसमें दुनिया की 65% पॉपुलेशन कवर हो पाएगी।